चलिए हम लोग देख लेते हैं कंपनी का अवध, बनारस और रुहेलखंड से संबंध। अवध, बनारस और रुहेलखंड से संबंध। तो आप देखेंगे 1765 ईस्वी में कलायु ने अवध से इलाहाबाद की संध की थी और इस संध के द्वारा कलायु जो है उसने अवध के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया था, जिसका उद्देश्य मराठों, अफगानों से कंपनी के राज्य की सुरक्षा करना था। तो 65 में कलायु कंपनी से अवध से मित्रतापूर्ण संबंध बनाया है। उद्देश्य मराठों, पठानों, अफगानों इन सब से कंपनी की सुरक्षा करना था। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आगे वारेन हेस्टिंग्स जब आया तब वारेन हेस्टिंग ने भी अवध से अच्छा संबंध स्थापित किया। सितंबर 1773 में बनारस की संधि हुई। बनारस की संधि हुई और जो बनारस की संधि है इसके तहत कड़ा और इलाहाबाद मुगल बादशाह से लेकर पुनः अवध के नवाब को दे दिया गया और इसके बदले में अवध के नवाब से 50 लाख रुपए देने को कहा गया। तो इस तरह से जो है कुल मिला के जो बनारस की संध हुई, बनारस की संध के द्वारा कड़ा इलाहाबाद मुगल बादशाह से लेके अवध को दे दिया गया और अवध से 50 लाख रुपए इसके बदले में लिया गया। क्या चीज? वार्षिक। क्या वो ना वार्षिक है ना मासिक है, थोक है। थोक एक बार में है कि नवाब 50 लाख रुपए कंपनी को देगा और कंपनी नवाब को इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र देगा। एक बार है, मासिक वार्षिक नहीं। आगे देखेंगे बनारस के संध की एक धारा तो ये हो गई कि कड़ा इलाहाबाद कंपनी मुगल बादशाह से लेके नवाब को देगी और नवाब इसके बदले में कंपनी को 50 लाख रुपए देगा। ध्यान रहे कि पहले ये अवध का ही था। अवध से लेके 65 की संध में मुगल बादशाह को दिए थे और अब मुगल बादशाह से लेके अवध को कंपनी दे रही। बनारस की संध जो है इसकी दूसरी शर्त क्या थी? बनारस की संध में दूसरी शर्त ये थी कि नवाब की रक्षा के लिए जो सैनिक रखे गए हैं उसका खर्च बढ़ा दिया गया। अब इसके बाद 1775 में फिर अवध के नवाब ने जो है कलकत्ता परिषद से संध की। ध्यान रहे कि ये वारेन हेस्टिंग से हुई है बनारस की संध। अब की वारेन हेस्टिंग से नहीं, कलकत्ता परिषद से हो रही है और वारेन हेस्टिंग्स इस संध के
विरुद्ध है 75 वाली संध के। और 75 की जो संध हुई, संध 75 में जो है जो संध हुई, इसे फैजाबाद की संध नाम दिया जाए। फैजाबाद की संध। और फैजाबाद की संध हो रही कलकत्ता परिषद और अवध के नवाब के बीच। और अवध के नवाब के बीच नवाब रहेगा आसफ उद दौला, भी वही है। और फैजाबाद की संध के अनुसार बनारस और गाजीपुर ये कंपनी के अधीन हो गए। और नवाब अपने यहाँ रखी गई सेना के लिए पहले से अधिक धन देना स्वीकार किया। जो सेना नवाब की सेवा में रखी गई है उसके लिए नवाब अब और धन देगा, तथा गाजीपुर और बनारस जो है वो कंपनी को पुनः प्राप्त, माने कंपनी ने ले लिया। अब 1778 में 1778 में वारेन हेस्टिंग्स जो है ये अवध के नवाब से अतिरिक्त धन की मांग करेगा। और इस डर से कि कहीं वारेन हेस्टिंग्स लखनऊ ना आ जाए, नवाब चुनार में वारेन हेस्टिंग्स से मिला और कहा कि वो धन देने में सक्षम नहीं है, लेकिन अगर बेगमों से, अवध की बेगमें हैं, बेगमों से उसे धन वसूलने की अनुमति दी जाए तो वो गवर्नर जनरल की, मतलब आपके इच्छा की पूर्ति कर सकता है। और तब 1781 में 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने अवध के रेजिडेंट, और रेजिडेंट रहेंगे मिडलटन को पत्र लिखा या आदेश भेजा कि वो अपनी सेना के द्वारा अवध की बेगमों को इस कदर विवश कर दे कि बेगमें नवाब की इच्छा के अनुरूप काम करने को बाध्य हो जाए। और अंततः मजबूर बेगमों ने दिसंबर 1782 में अपना सारा खजाना नवाब के सुपुर्द कर दिया। और देखेंगे हेस्टिंग्स के इस कार्य की निष्पक्ष लेखक अल्फ्रेड लायल के द्वारा घोर निंदा की गई है। हेस्टिंग्स के इस कार्य की एक निष्पक्ष लेखक है अल्फ्रेड लायल, इसने घोर निंदा की है। और देखेंगे कि अंततः कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश पर बेगमों को कुछ जागीरें वापस कर दी गई, पूरी तो नहीं लेकिन कुछ जागीरें वापस कर दी गई। उधर देखेंगे नवाब का एक योग मंत्री था हैदर बेग नवाब का योग मंत्री माना जाता है। और अब गवर्नर जनरल आ गया है कॉर्नवालिस। और हैदर बेग जो है इसने कॉर्नवालिस से सिफारिश की कि उसे आर्थिक उत्पीड़न से मुक्त दिलाने हेतु कानपुर और फतेहगढ़ में
जो अंग्रेज सेना नियुक्त की गई है उसे हटा ले। तो कानपुर फतेहगढ़ में अंग्रेजी सेना थी और उस सेना का खर्च अवध का नवाब देता था। तो हैदर बेग गवर्नर जनरल से यही रिक्वेस्ट कर रहा है कि कानपुर फतेहपुर में जो आपकी सेना है आप उसे हटाकर हमें इस आर्थिक उत्पीड़न से मुक्ति दें। सेना तो नहीं हटाई गई, लेकिन अवध से इस सेना के बदले जो 74 लाख वार्षिक लिया जा रहा था उसे घटा के कॉर्नवालिस ने 50 लाख कर दिया। सेना नहीं हटाएगा, लेकिन धन जो वार्षिक 74 लाख अवध दे रहा था उसे घटा के 50 लाख कर दिया गया। फिर आगे नवाब आया सआदत अली। सआदत अली और अब गवर्नर जनरल है सर जॉन सोर। सर जॉन सोर और सर जॉन सोर से सआदत अली ने 21 जनवरी 1798 को 21 जनवरी 1798 को संधि की और संधि के अनुसार वार्षिक रकम जो 74 से 50 लाख की गई थी वो पुनः बढ़ा के 76 लाख कर दी। माने सआदत अली जो है अब 76 लाख रुपए वार्षिक देने को स्वीकार किया। इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद का किला जिसे अवध सूबे की सैनिक कुंजी कहा जाता था, अवध के सूबे की सैनिक कुंजी कहा जाता था, हमेशा के लिए सआदत अली ने अंग्रेज कंपनी के हवाले कर दिया। और साथ ही नवाब को स्वीकार करना पड़ा वो दूसरे यूरोपियों से, माने अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपियों से ना तो कोई पत्र व्यवहार करेगा और ना ही अपनी सेवा में रखेगा। इसके अतिरिक्त नवाब का एक प्रतिद्वंदी था वजीर अली। वजीर अली और वजीर अली जो है ये अंग्रेजों का मित्र था और नवाब को इसे 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार करना पड़ा और इसे बनारस में स्थापित कर दिया गया, जहां पर इसे 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मिलता था। फिर बेलेजली आया और बेलेजली ने 10 नवंबर 1801 को 10 नवंबर 1801 तिथि ना याद हो, केवल सन याद हो, 1801 को सआदत अली से सहायक संधि पर सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिया और इस सहायक संधि से अवध का आधा राज कंपनी को प्राप्त हो गया। यहां तक क्लियर हो गया कि अब यहां से फिर महत्वपूर्ण हुआ कि 98 में जब सर जॉन सोर ने संधि की तो धनराशि तो बढ़ा दी गई, 74 से 50 जो हुआ था वो पुनः 76 लाख हो गया। इलाहाबाद का किला कंपनी को मिल गया, कंपनी को मिल गया। साथ ही नवाब को आश्वासन देना पड़ा वो दूसरे यूरोपियों से ना तो पत्र व्यवहार करेगा ना अपनी सेवा में रखेगा। तीसरे अंग्रेजों के मित्र
वजीर अली को बनारस में स्थापित किया गया और उसे 1.5 लाख वार्षिक नवाब को पेंशन देना पड़ा। और आगे लॉर्ड बेलेजली ने सादत अली के साथ सहायक संधि कर ली। और सहायक संधि जब करेगा तो जो अवध में सेना रखी जाएगी उसके खर्च के लिए आधा अवध का राज कंपनी ले लेगी। अब आगे देखेंगे 1837 में 1837 में आकलैंड और आगे चलकर 1847 में लॉर्ड हार्डिंग 37 में आकलैंड और 47 में हार्डिंग ने नवाब को चेतावनी दी कि वो अपने यहाँ कुशासन या कुव्यवस्था को सुधारे, और अगर ऐसा नहीं किया तो कुशासन की स्थिति में कंपनी अवध के मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। कंपनी सहायक संघ में क्या होता था, आंतरिक मामले में राज्य स्वतंत्र होता है। अब 37 में आकलैंड ने और 47 में हार्डिंग ने अवध के नवाब से कहा कि वो अपने यहाँ कुशासन को सुधारे। अगर उसके राज्य में कुशासन कुव्यवस्था बनी रही तो कंपनी उसके राज्य में हस्तक्षेप करे, मतलब उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर देगी। डलहौजी इसके बाद आया और डलहौजी ने 1848 में, अब डलहौजी आ गया है, कर्नल सिलीमन को अवध में रेजिडेंट नियुक्त किया और सिलीमन से अवध के कुशासन के बारे में रिपोर्ट मांगी। सिलीमन ने अवध के कुशासन की रिपोर्ट बनाकर तो दे दी, लेकिन सिलीमन अवध के विलय के पक्ष में नहीं था। सिलीमन जो है वो अवध के विलय के पक्ष में नहीं था। वास्तव में सिलीमन ने लिखा है ये जो भारतीय राज्य है ये पानी पर बने बांध के समान है, और अगर ये समाप्त हो गए तो हमें भारतीय सेना पर निर्भर करना पड़ेगा, जिस पर अधिक समय तक विश्वास नहीं किया जा सकता, और ये पानी हमको एक ही बार में बहा ले जाएगा। तो 2 बार में तोड़ दीजिए कथन तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सिलीमन कुशासन की रिपोर्ट तो भेज रहा है, विलय के पक्ष में नहीं। वो कह रहा कि जो भारतीय राज्य है ये पानी पर बंधे बांध के समान है, अगर ये समाप्त हो गए तो हमें माने कंपनी का राज एक ही बार में समाप्त हो जाएगा। आगे फिर वही चीज बढ़ा रहा कि अगर ये समाप्त हो गए तो हमें भारतीय सेना पर निर्भर करना पड़ेगा, और भारतीय सेना पर बहुत दिनों तक विश्वास नहीं किया जा सकता। तो सिलीमन जो कर्नल सिलीमन ये अवध की कुशासन की रिपोर्ट तो सौंप रहा है, लेकिन वो अवध के विलय के पक्ष में नहीं है, और तब इससे डलहौजी का काम नहीं बना। तब डलहौजी ने 1854 में सिलीमन को वापस बुला लिया। आउटरम को अवध में रेजिडेंट नियुक्त किया, और आउटरम सिलीमन के रिपोर्ट को आधार बढ़ाकर उसी को बढ़ा चढ़ाकर कुशासन से संबंधित भारी भरकम रिपोर्ट प्रस्तुत की। यद्यपि आउटरम भी विलय के पक्ष में नहीं था, लेकिन अंततः
आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर ही 13 फरवरी 1856 को कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर लिया गया। कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर लिया गया। और जो अवध का नवाब था इस समय वाजिद अली खान, विलय के समय नवाब है वाजिद अली खान, उसे 12 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर उसे कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया। तो ये 2-3 चीजें बहुत ध्यान देखिए, किस आधार पे अवध का विलय हो रहा है, उस शासन के आधार। अब ये तो आसान क्वेश्चन है, किसकी रिपोर्ट के आधार पर विलय किया गया? आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर। और बाकी विलय की तिथि तो याद ही रखनी पड़ेगी। अब देखेंगे कि आगे 1819 में जो है सादत अली खां अवध का नवाब था। और 1819 में भी समय लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 2 करोड़ रुपया लेकर सादत अली खां को राजा की उपाधि दी। अब ये सादत अली खां नवाब नहीं, राजा सादत अली खां हो गया। उसके लिए 2 करोड़ देना पड़ा है। तो 2 करोड़ रुपए देकर राजा की उपाधि प्राप्त की। आगे देखेंगे कि डलहौजी ने अवध का कुशासन के आधार पर विलय किया है, लेकिन वास्तव में ऐसा था नहीं। एक है बिशप हेबर और बिशप हेबर जो है ये 1824-25 में अवध की यात्रा पर था। और इसने लिखा कि अवध के बारे में जनसंख्या उद्योग प्रफुल्लित अवस्था में है। इसी प्रकार कैप्टन लोकिट ने लिखा है, कैप्टन लोकिट ने लिखा जनता अंग्रेजी शासन में जाना पसंद नहीं करती थी। तो यहां पर जब यहाँ इसको ध्यान दीजिए, बिशप हेबर की जनसंख्या उद्योग प्रफुल्लित है, तो जाहिर है नवाब के अधीन अवध में व्यवस्था थी। जब अवध में अंग्रेज पहुंच गए, वहीं से कुशासन व्याप्त हुआ। मतलब कुशासन के लिए नवाब नहीं उत्तरदायी था, उसके लिए स्वयं अंग्रेज ही उत्तरदायी थे। दूसरे जानेंगे कि जो बिशप हेबर और लोकिट की रिपोर्ट है ये गैर सरकारी रिपोर्ट है, और जो कर्नल सलीमन और आउटरम की रिपोर्ट थी वो सरकारी रिपोर्ट थी। वो सरकारी कर्मचारी रेजिडेंट थे, तो सलीमन आउटरम की रिपोर्ट सरकारी रिपोर्ट थी, और इन दोनों की रिपोर्ट जो है ये गैर सरकारी रिपोर्ट थी। और आगे देखेंगे, लेकिन एक है मिस्टर फॉरेस्ट और फॉरेस्ट जो है ये बनारस के चेत सिंह के प्रति जो वारेन हेस्टिंग की नीति है उस मामले में चेत सिंह को विद्रोही घोषित कर वारेन हेस्टिंग की नीति को सही ठहराने का प्रयास किया। और अब हम लोग देखेंगे रुहेलों से संबंध, या थोड़ा सा और जान लीजिए वास्तव में चेत सिंह के मामले में क्या था कि वारेन हेस्टिंग से उनसे अतिरिक्त धन की मांग की और
वो देने में सक्षम नहीं था। वॉरेन हेस्टिंग्स बनारस के लिए प्रस्थान कर गया। चेत सिंह समझ गए कि अगर वो बनारस आएगा तो अपमानित होना पड़ेगा। वो आगे जाके चुनार में ही चेत सिंह से मिले, सॉरी वॉरेन हेस्टिंग्स से मिले। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा कुछ नहीं, कोई वार्ता नहीं होगी, अब सारी वार्ता बनारस ही पहुंच कर होगी। और बनारस पहुंच के वॉरेन हेस्टिंग्स ने चेत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। और तब जो वहां की चेत सिंह की सेना थी विद्रोही हो गई। वॉरेन हेस्टिंग्स को भागकर चुनार के किले में शरण लेनी पड़ी थी। लेकिन फिर वॉरेन हेस्टिंग्स अंग्रेज सेना को इकट्ठा कर बनारस विद्रोह का दमन कर दिया और चेत सिंह के भतीजे से 40 लाख रुपए लेकर उसे बनारस का शासक बनाया। यही चेत सिंह वाला बनारस का मामला है। अब हम लोग दो जगह देख लिए, बनारस माने अवध और बनारस से संबंध। अब देखते हैं रुहेलों से संबंध। तीन था ना, अवध, बनारस, रुहेले। रुहेलों से संबंध देखेंगे 1773 में, 1773 में जो बनारस की संध हुई थी, वो संध कंपनी को रुहेलों से युद्ध में खींच लाई। 1773 की जो आसफ उद्दौला किया था, बनारस की संध याद आ रहा, 73 बनारस की संध, 75 फैजाबाद की संध। तो 1773 की बनारस की संध जो है वो कंपनी को रुहेलों से युद्ध की तरफ खींच लाई। वास्तव मामला क्या था, मराठों के भय से रुहेला सरदार हाफिज रहमत खां, हाफिज रहमत खां, ये रुहेला राज के प्रमुख हमारे रुहेला सरदार है। तो ये मराठों के भय से जो है, इन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट बारकर या बारकार की उपस्थित में अवध के सुजाऊ दौला से संध की। हाफिज रहमत खां सुजाऊ दौला से एक संध कर रहे हैं और साक्षी है अंग्रेज अधिकारी बारकर या बाराकर। और संध में तय हुआ कि यदि मराठे रुहेल खंड पर आक्रमण करेंगे तो सुजाऊ दौला उन्हें खदेड़ देगा। इसके बदले में हाफिज रहमत खां सुजाऊ दौला को 40 लाख रुपए देंगे। उधर देखेंगे 40 लाख रुपए देंगे। और 1773 में मराठों की सेना रुहेल खंड की सीमा पर दिखी। और तब हाफिज रहमत खां मदद मांगा। और अब अवध का नवाब वो अपना काम कर रहा है। उसने कंपनी से कहा कि आप अपनी सेना भेजिए, मजबूरी है, संध किए हैं, अवध पे जो भी जरूरत होगी तो उसे अपनी सेना देंगे, जिसके बदले 76 लाख ले रहे हैं बार। अब अवध और कंपनी की सेना मराठों के एंटी भिड़ी। और जब दोनों की सेना, कंपनी अवध की सेना सामने देखे तो मराठे वापस चले गए। अब सुजाऊ दौला कहेगा हाफिज रहमत खां से, लाइए हमारा 40 लाख दीजिए, मराठे हमारी सेना को देखकर भागे हैं, युद्ध नहीं हो रहा। हाफिज रहमत खां कहेगा नहीं, मैं 40 लाख देने को बाध्य नहीं हूं। मराठे आपसी कला के चलते वापस गए, आपसी कला के चलते वापस गए। और फिर देखेंगे कि अंततः होगा क्या, कि आपसी कला के चलते वापस गए हैं।
अप्रैल 1774 में, अप्रैल डेट भी अगर चाहें, बहरहाल डेट इतना याद करना मुश्किल होता, 23 अप्रैल, 23 अप्रैल 1774 को मीरानपुर कटरा, मीरानपुर कटरा के युद्ध में रुहेलों को पराजित कर हाफिज रहमत खां को मार डाला गया। और अब रामपुर, रुहेलखंड वाला क्षेत्र वही रामपुर वाला क्षेत्र है। बरेली, बदाऊं, फर्रुखाबाद से जुड़ा जो क्षेत्र वही सब था रुहेलखंड। तो रामपुर के साथ एक छोटा सा राज्य बनाकर रुहेला राज्य के संस्थापक मोहम्मद अली रुहेला के वंशज फैजुल्लाह को रुहेलखंड का शासक बना दिया। तो पूरा क्षेत्र नहीं दिया जा रहा। मोहम्मद अली रुहेला रुहेला राज्य का संस्थापक था, उसी के परिवार का एक है फैजुल्लाह। फैजुल्लाह को रामपुर के साथ थोड़ा सा क्षेत्र देकर उसे रुहेलखंड का शासक बना दिया गया, और बाकी सारा क्षेत्र जो रुहेलखंड का है उसे अवध में विलीन कर लिया गया, विलीन कर लिया गया। हेस्टिंग्स के इस नीति की भी निंदा हुई, और बर्क ने इस मामले को, अभी आगे देखेंगे कि बर्क जो है वो इस मामले को लेकर के ब्रिटिश संसद में वारन हेस्टिंग्स के विरुद्ध महाभियोग का मुकदमा जारी करेगा, महाभियोग का मुकदमा जारी करेगा। और इस तरह से हम रुहेलखंड से भी संबंध देख लिए। तो अवध, रुहेलखंड और बनारस तीन देखना था। तो अवध और रुहेलखंड तो पूरा हो गया, बनारस में भी बस उतने की ही जरूरत थी जितना हमने बता दिया। ये तीनों हो गए। अब देखेंगे अंतिम में होगा क्या, अंतिम में होगा क्या कि बनारस में जो वारन हेस्टिंग की नीति है, अवध की बेगमों के प्रति जो वारन हेस्टिंग की नीति है, रुहेलखंड के प्रति जो वारन हेस्टिंग की नीति है, इन सबको लेके बर्क ने ब्रिटिश संसद में वारन हेस्टिंग के विरुद्ध महाभियोग का मुकदमा दायर किया था, जिसमें अंततः वारन हेस्टिंग के पक्ष में निर्णय आया, वारन हेस्टिंग के पक्ष में निर्णय आया। अब हम लोग देखेंगे हैदराबाद और कर्नाटक से कंपनी का संबंध। ये तीनों संबंध क्लियर हुए कि नहीं? अब वास्तव में जैसे आप लोगों की इच्छा थी, हमने डिटेल में पढ़ाना शुरू कर दिया, और डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत सारी तिथि, डेट, नाम ये सब तो आएंगे, और नहीं तो बस इतना ही कि तो हम लोग पढ़ते केवल कि कुशासन के आधार पे 56 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में डलहौजी ने विलीन कर ली। क्या चीज है? तो 60 में तो ऐसे पढ़ा जाता है, बस अवध 65 की संधि और 1801 में जो है सहायक संधि, 1856 में विलय, तीनों जगह तो पढ़ा जाता 60 में। अब हम लोग देखेंगे हैदराबाद और कर्नाटक से कंपनी का संबंध।
कंपनी का संबंध हम लोग देखने चल रहे हैं। आप देखेंगे कि हैदराबाद का निजाम अली और निजाम अली जो है ये 1762 से 1803 तक रहेगा। ये अवध तक हैदराबाद का निजाम है। मराठे और मैसूर, यह मैसूर का मामला है, मराठे और मैसूर की महत्वाकांक्षाओं के चलते निजाम अली संकट की स्थिति में आ गया और अंततः नवंबर 1766 में निजाम अली ने अंग्रेज कंपनी के साथ, और अंग्रेज कंपनी, अभी ध्यान दीजिए कुछ चीजें जनरल होती है कि अब यहाँ गवर्नर जनरल नहीं रहे, गवर्नर जनरल कलकत्ता में रहता है, तो यहाँ प्रेसिडेंसी है मद्रास, माने मद्रास काउंसिल से संध होगी। तो अंग्रेज कंपनी माने मद्रास काउंसिल के साथ एक प्रतिरक्षात्मक संध कर ली और आगे 23 फरवरी 1768 को मछलीपत्तनम की संधि हुई और मछलीपत्तनम की संधि से इस प्रतिरक्षात्मक संधि को और दृढ़ किया गया। जो 66 वाली संधि हुई थी उसे स्थायी रूप कहिए दे दिया गया। संधि के परिणाम स्वरूप उत्तरी सरकार, ये हैदराबाद रियासत का एक क्षेत्र है। उत्तरी सरकार नवाब ने कंपनी को प्रदान कर दिया और कंपनी ने इसके बदले 9 लाख रुपए वार्षिक नवाब को देना स्वीकार किया। तो मछलीपट्टनम की सरकार के अनुसार नवाब ने उत्तरी सरकार कंपनी को सौंप दिया और कंपनी ने नवाब को इसके बदले 9 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। साथ ही देखेंगे मद्रास के जो गुंटूर, हैदराबाद के अंतर्गत गुंटूर है, और गुंटूर को जो है निजाम से लेकर निजाम के भाई वसालत जंग को प्रदान कर दिया गया। इतना तो हो गई मछलीपत्तनम की संधि। 3 चीजें हो रही है। उत्तरी सरकार अंग्रेजों को मिला, अंग्रेज 9 लाख वार्षिक नवाब को दे रहे हैं, और गुंटूर नवाब के भाई वसालत जंग को प्राप्त हुआ। वास्तव में गुंटूर बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र था। अंग्रेजों को ये चाहिए था कि ताकि अंग्रेज उत्तर और दक्षिण से स्थल मार्ग से जुड़ सके। नवाब इसे देना नहीं चाहता क्योंकि गुंटूर ही एकमात्र विकल्प है जिसके माध्यम से नवाब अपने को समुद्र मार्ग से जोड़ सकता था। और बाकी तो अब आगे क्या हुआ, मद्रास का गवर्नर था रमबोल्ड जो है ये मद्रास का गवर्नर था, और ये सीधे वसालत जंग से गुंटूर ले लिया। और जब वसालत जंग से गुंटूर ले लिया, अब नवाब अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। नवाब जो है
अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया और परिणाम स्वरूप अब जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होने वाला है, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें नवाब अंग्रेजी पक्ष छोड़कर अंग्रेजों के विरोधी पक्ष में जा मिला। लेकिन तब मामला सीरियस, उधर युद्ध होने वाला है, मैसूर युद्ध। 1782 में वारेन हेस्टिंग्स क्या करेगा, ये रंबोल्ड के निर्णय को पलट देगा, रंबोल्ड के निर्णय को पलट देगा और फिर वसालत जंग को दे देगा। समझ रहे हैं कहने मतलब? वसालत जंग को दे दिया, लेकिन इसी वर्ष वसालत जंग मर गया। और जब वसालत जंग मर गया तब फिर अंग्रेज जो है मछलीपत्तनम की संध के अनुसार गुंटूर मांगने लगे। भाई अंग्रेजों के ही नेतृत्व में गुंटूर वसालत जंग को दिया गया था। वसालत जंग मर गया तो अंग्रेज कह रहे गुंटूर हमारा है, हमको दिया जाए, हमको दिया जाए। और गुंटूर का महत्व क्यों है आप जान रहे हैं, और आगे देखेंगे। अंततः 1788 में 1788 में नवाब को गुंटूर अंग्रेजों को देना पड़ा। आगे देखेंगे। अब आगे जो गवर्नर जनरल आपके यहाँ है सर जॉन सोर, सर जॉन सोर। और सर जॉन सोर जो है ये तटस्थता की नीति से बधा था। वास्तव में जो पिट्स इंडिया एक्ट याद आ रहा है ना 1784, अंग्रेज जी पढ़ाए होंगे ये सब। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत तटस्थता की नीति से बधा हुआ था। लेकिन इतना होते हुए भी मराठों के विरुद्ध खरदा में सही तटस्थता के युद्ध नीति से बधा था। और ऐसे में जब कि नीति से जो है बधा हुआ था, और उसने जो है मराठों के विरुद्ध निजाम की मदद नहीं की। और तब निजाम अब अंग्रेजों का पक्ष छोड़कर फ्रांसीसियों से जा मिला। लेकिन 1797 में नवाब के पुत्र अली जाह ने नवाब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अब की बार अंग्रेजों ने नवाब के पक्ष में इस विद्रोह को दबाया, या इसे दबाने में नवाब की मदद की। और तब जाके नवाब का क्रोध अंग्रेजों के प्रति कुछ शांत हुआ। आगे देखेंगे कि उधर निजाम का मंत्री मीर आलम था, और मीर आलम अंग्रेजों का परम मित्र था। और मीर आलम नवाब पर बार बार या नवाब से बार बार सिफारिश कर रहा था कि वो अंग्रेजों से संधि कर ले। और अंततः 1798 में निजाम ने अस्थायी तौर पर सहायक संधि कर ली। और आगे ये हुई है सितंबर 1798। आगे 12 अक्टूबर 1800 को निजाम ने बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार कर ली। अक्टूबर 1800 में सहायक संधि स्वीकार कर ली। सहायक संधि आप पढ़े होंगे, दो डेटें मिलती इसकी 98 1800। तो 98 में अस्थायी तौर पे और 1800 में स्थायी तौर पे स्वीकार कर रहा। अब आगे देखेंगे
अब सहायक संध हो गया तो यहां से भी संबंध खत्म। अब हम लोग देखेंगे कर्नाटक। कर्नाटक से कंपनी का संबंध, तो आप देखेंगे कर्नाटक का नवाब था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, और मोहम्मद अली जो है इसका व्यवहार और चरित्र टोटली निंदनीय था। टोटली निंदनीय था, और इसके चलते निंदनीय था, और इससे चलते जो है कर्नाटक में अव्यवस्था व्याप्त थी। इसी के साथ मद्रास काउंसिल की अस्थिर नीति भी इसमें सहायक सिद्ध हुई। और कुल मिलाकर मोहम्मद अली के अधीन कर्नाटक भ्रष्ट शासन की बुराइयों से पूरी तरह से युक्त था। 21 अक्टूबर 1895 को मोहम्मद अली की मृत्यु हो गई। इसके बाद ओम दुतुल उमरा, ओम दुतुल उमरा को कर्नाटक का नवाब बनाया गया, और बेलेजली ओम दुतुल उमरा बना। बेलेजली आते ही कर्नाटक के इस समस्या का अंत करना चाहा, और कहा गया इस बारे में कि बेलेजली आते ही कर्नाटक के इस पीयू, पीयू मतलब मवाद, जो फोड़े वगैरह में निकलती गंदगी, पीयू अर्थात मवाद से भरे इस घाव को काट कर फेंक देना चाहता था। और फिर वो पहुंचा, और बेलेजली जब यहाँ पर आके पहुंचा तो उसने 25 जुलाई 1801 को 25 जुलाई 1801 को ओम दुतुल उमरा से सहायक संध पर हस्ताक्षर करवा लिया, और इस तरह कर्नाटक भी सहायक संध पर हस्ताक्षर कर दिया। अब दूसरी समस्या थी, प्रशासन वहां का बड़ा गड़बड़ था। तो अब कर्नाटक को जो मिला रहा, तो वहां का शासन भी कंपनी ले लेगी, और राजस्व का 1/5 भाग, राजस्व का 1/5 भाग पेंशन के रूप में नवाब को दे दिया जाएगा, और कर्नाटक का सैनिक प्रशासन अंग्रेजों द्वारा संभाल लिया जाएगा। इतना सब करके बेलेजली चले गए। 1853 में डलहौजी कर्नाटक के नवाब का पद ही समाप्त कर देगा, और कर्नाटक को विलीन ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर लेगा। और इस तरह से हम लोग अवध, बनारस, रुहेलखंड, मैसूर, कर्नाटक से कंपनी का संबंध देख लिए। और अब हम लोग राजस्थान और मध्य भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का विस्तार पर चर्चा करेंगे। राजस्थान और मध्य भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का विस्तार, और इस पर चर्चा कल ही करेंगे। राजस्थान मध्य भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का विस्तार, ये हम लोगों की कल की टॉपिक रहेगी। हाँ, कोई चीज जो देखा गया उसमें कोई कंफ्यूजन कहीं हो तो उस पर चर्चा कर लिया जाए। नवाब माने राज्य खत्म कर दिया, नवाब का पद समाप्त, और उसे ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर लिया। ये चीज हम वहां भी बताएंगे जहां डलहौजी की हड़प नीति पढ़े।
अब बस वहाँ केवल हड़प नीति तहत हड़प कर लिया, यहाँ स्पेशल संबंध पढ़ रहे हैं तो डिटेल में देख रहे हैं। कुछ भी कहीं पूछना है किसी को, तो कल हम लोगों की जो टॉपिक रहेगी उसमें 3 चीजें देखेंगे। राजस्थान मध्य भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का विस्तार, और आगे मैसूर कंपनी का मैसूर से संबंध और आंग्ल मैसूर संघर्ष। तो कल मैसूर तक हम लोग देख लेंगे। इतनी चीजें अगर थोड़ा देख कर आए रहेंगे तो पढ़ने में और आनंद आएगा।